हम स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में हमने पोटेंशियल एनर्जी के बारे में कंसेप्ट देख लिए थे। इस क्लास में हम देखेंगे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होती है या फिर कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है। अभी तक हमने दो एनर्जीज के बारे में रिस्पेक्टिवली पढ़ लिया है। एक तो हमने देख लिया था वर्क, वो भी एक टाइप ऑफ एनर्जी है। उसके अंदर हमने देखा था काइनेटिक एनर्जी क्या होती है और पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। वर्क एनर्जी थ्योरम के हिसाब से वो भी हमने देखा था कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है हमारी, वो जितना भी हम वर्क डन कर रहे हैं एक्सटर्नल फोर्सेस के द्वारा जो वर्क डन हो रहा है वो उसके इक्वल होती है। और हमने ये भी चेक कर लिया था कि जो पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन होता है ना Vx, वो Fx डेल्टा x के टर्म्स में किस तरीके से वेरी करता है, ये हमने देख लिया था। तो अगर हम इसको चीज को लिखे हैं तो लिख सकता हूँ कि डेल्टा जो काइनेटिक एनर्जी होगी यानी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होगी, वो वर्क एनर्जी थ्योरम से किसके इक्वल आ जाएगी, हमारे वर्क डन के इक्वल आ जाएगी, जो कि होगा Fx इंटू डेल्टा एक्स। और इसी तरीके से जो हमारी पोटेंशियल एनर्जी होगी, अगर मैं उसको एफ एक्स डेल्टा एक्स के टर्म्स में लिखूं तो हमने लास्ट क्लास में देखा था कि माइनस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी जो होती है डेल्टा वी से अगर मैं रिप्रेजेंट करूंगा पोटेंशियल एनर्जी को, तो वो होती है हमारी एफ एक्स मल्टीप्लाई बाय डेल्टा एक्स। तो ये हमारे बीच में रिलेशन आ गया था काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बीच में। तो इन इक्वेशन से मुझे ये पता चलता है कि अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं, यानी कि डेल्टा काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगी टर्म। ऑब्वियसली अगर मैं इन दोनों को ऐड करूंगा तो ये मेरे पास आ जाएगा जीरो, क्योंकि डेल्टा वी किसके इक्वल हो जाएगा यहाँ से, माइनस ऑफ एफ एक्स डेल्टा एक्स के इक्वल हो जाएगा, और ये आपस में कट जाएंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा जीरो। तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि जो सम है पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का, वो किसी बॉडी का कांस्टेंट है। क्योंकि यहाँ पे अगर हम चेंज की बात करें, चेंज कब लिखते हैं हम, जब हम देखते हैं कि अगर हमारे पास कुछ लेट से फाइनल में कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी माइनस इनिशियल में कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी, उसे हम लिखते हैं डेल्टा के, वो होता है हमारे पास चेंज। और अभी हमारे पास ये आ गया है जीरो इस इक्वेशन से, तो हम ये बोल सकते हैं कि जो काइनेटिक एनर्जी फाइनल होगी वो हमारे पास इक्वल होगी काइनेटिक एनर्जी इनिशियल के। यानी कि जो टोटल सम है काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी का किसी बॉडी के लिए पूरे पाथ में, अब चाहे वो पूरे पाथ में कहीं भी ट्रेवल करे, इनिशियल फाइनल जो है इक्वल हो जाएंगी। तो हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि अगर काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल की अगर हम बात करें, वो इक्वल हो जाएगा हमारा काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल के। सो यहाँ से हम ये बोल सकते हैं कि जो सम है पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी का, जिसे हम बोल रहे हैं टोटल एनर्जी, जो यहाँ पे k प्लस वी एक्स है, ये है हमारी टोटल एनर्जी, ये हमारी क्या है, कांस्टेंट है या फिर रिजर्व्ड है। तो यहीं से वो कॉन्सेप्ट आता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का, कि जो पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का सम है वो हमेशा सेम रहता है। यानी हम बोल सकते हैं कि जो एनर्जी है वो ना ही बन सकती है ना ही डिस्ट्रॉय हो सकती है, बस वो ट्रांसफॉर्म होती है किसी एक फॉर्म में दूसरी फॉर्म में, एक फॉर्म से किसी दूसरी फॉर्म में वो ट्रांसफर होती है। इसे ही बोलते हैं हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी इज कंजर्व, वो कहीं भी वेस्ट नहीं होती, या तो हीट एनर्जी की फॉर्म में निकल जाती है या फिर किसी और एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, लेकिन उनका जो सम होगा, टोटल एनर्जीज का जो सम होगा, वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। ये हमें यहाँ से पता चलती है बात। और अभी हमने देखा कि जो वर्क डन हो रहा था, जितनी भी कंजर्वेटिव फोर्सेस थी उनके द्वारा जो वर्क डन हो रहा था, वो हमेशा जो एंड पॉइंट्स थे उन पर डिपेंड करता है। यानी कि अगर मैं बात करूं कि अगर मैं इस पाथ से इस पाथ पे गया इस तरीके से, तो अब मुझे ये फर्क नहीं पड़ता कि मैं चाहे सिंपल ऐसे जाऊं या ऐसे घूम के जाऊं या ऐसे घूम के जाऊं। अब मैं तीनों में से किसी भी पाथ पे जाऊंगा, ये कुछ इनिशियल पोजीशन है कुछ फाइनल पोजीशन है, तो ऑब्वियसली मेरा वर्क डन क्या आएगा, सेम आएगा। क्योंकि जो वर्क डन होता है हमारा, वो कंजर्वेटिव फोर्सेस के कारण होता है, और वो डिपेंड नहीं करता पाथ पर, वो बस एंड पॉइंट पर डिपेंड करता है। यानी इनिशियल पोजीशन क्या थी, फाइनल पोजीशन क्या थी, बस उन पर डिपेंड करता है। तो अगर मैं देखूं टोटल वर्क डन, तो वो आ जाएगा मेरा काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, इस तरीके से वो आ जाएगा। और या फिर मैं इसको इक्वल लिख सकता हूँ पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल माइनस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल, इस तरीके से हम इसे लिख सकते हैं। तो ये चीज़ आप नोट डाउन कर लो कि किस तरीके से हमने कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यहाँ पे पढ़ा है। एक क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर एग्जांपल नंबर 6.7 है एनसीईआरटी का। तो इसमें हमसे बोला गया है कि एक बॉब है ऑफ मास m इज सस्पेंडेड बाय लाइट स्ट्रिंग ऑफ लेंथ l। तो हमारे पास स्ट्रिंग की लेंथ आ गई कैपिटल L, और जो बॉब है उसका मास आ गया। बॉब बेसिकली एक स्फेरिकल मास मान सकते हो,
जो पेंडुलम्स में आपने देखा होगा लटकता रहता है, वो उसी को ही हम बॉब कहते हैं। तो इट इज इम्पार्टेड अ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी v नॉट। तो हमने क्या किया, उसको एक हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दी v नॉट एट द लोवेस्ट पॉइंट a such that it completes a semi-circular trajectory in the vertical plane। तो अभी हम जितना अभी तक हमने यहाँ पे पढ़ा है, हम इसका एक फिगर ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। सो अगर मैं देखूंगा तो अगर ये कोई पॉइंट है, यहाँ पे एक पॉइंट है, यहाँ से क्या है, एक स्ट्रिंग है कैपिटल L लेंथ की, और यहाँ पे एक मास लटका हुआ है m, और ये पॉइंट है हमारा a। अब हमने इसको क्या किया, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इंपार्ट करी v नॉट। तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इस डायरेक्शन में देंगे, v नॉट हो जाएगी। तो अब कुछ टाइम बाद क्या होगा कि वो बोल रहे हैं कि ये जब हमने वेलोसिटी दी तो ये इस तरीके से अपना एक सेमी सर्कल कंप्लीट कर दे रहा है, यहाँ तक पहुँच गया। कुछ लेट से ये पॉइंट होगा b पॉइंट, कुछ ये पॉइंट होगा c। तो ये एक बेसिकली एक रेडियस की फॉर्म में ही है। तो अगर ये कैपिटल L लेंथ है तो इस पॉइंट पर भी यहाँ पर जो लेंथ आएगी वो कैपिटल आएगी जब बॉल इस तरीके से यहाँ पहुँच जाएगी। फिर अगर बॉब ये धीरे धीरे ऊपर पहुँच जाएगा, उस केस में जो हमारे पास लेंथ आएगी रेडियस होने के कारण ये भी कैपिटल लेंथ L ही आएगी। तो अभी तक हमने इतना फिगर ड्रॉ कर लिया। फिर अब हमसे पूछा गया है विद द स्ट्रिंग बिकमिंग स्लैक ओनली ऑन रीचिंग द टॉप पोस्ट पॉइंट सी। यानी ये जो पॉइंट सी है, इस पर पहुंचने के बाद ये जो बॉल है, ये जो स्ट्रिंग है, इसमें स्लैक आ गया। अब ये स्लैक क्या होता है, जब हमने बॉल को हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इंपार्ट करी तब उस समय जो स्ट्रिंग थी ये टाइट पोजीशन में थी। मतलब इसके स्ट्रिंग पे जो फोर्स लगती है टेंशन, इस समय टेंशन एक्ट कर रही है, लेकिन जैसे ही ये सी पर पहुंचती है वो टेंशन फोर्स जो है खत्म हो जाती है। यानी कि जो स्ट्रिंग थी वो टाइट नहीं बची, वो लूज हो गई, और ये बॉल जो है नीचे गिर जाएगी अपना सेमी सर्कल कंप्लीट करने के बाद, जो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये फिगर हमने ड्रॉ कर ली है। ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर वी नॉट। तो सबसे पहले हमें वी नॉट की वैल्यू निकालनी है। सेकेंड हमें निकालना है द स्पीड्स एट पॉइंट बी एंड सी। तो पॉइंट बी और पॉइंट सी पर स्पीड कितनी होगी, हमें वो भी कैलकुलेट करनी है। और हमें और क्या कैलकुलेट करना है, ट्रेजेक्टरी ऑफ बॉब आफ्टर इट रीचेज द पॉइंट सी, वो भी हमें निकालनी है। तो अभी के लिए मैं अगर इस बॉब का पॉइंट ए पर एक फ्री बॉडी डायग्राम बनाने की कोशिश करता हूँ, सो पॉइंट ए के ऊपर वो आ जाएगा कि अगर ये बॉल है तो नीचे लग रहा होगा इसका mg, और ऊपर वाली डायरेक्शन में लग रही होगी टेंशन, और इधर हमने इम्पार्ट करी है वेलोसिटी इसको। सो इस तरीके से आ गया। अगर मैं पॉइंट सी की बात करूँ, पॉइंट सी पे क्या लग रहा होगा, सो पॉइंट सी के ऊपर mg लग रहा होगा नीचे की डायरेक्शन में, और कुछ जैसे स्लैक आ गया यहाँ पे तो कुछ टेंशन होगी टी सी लेट। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं। अगर हम शुरुआत में देखें इस डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो हमने जो वेलोसिटी इंपार्ट करी है इसको हाफ एम काइनेटिक एनर्जी बोलेंगे शुरुआत में। तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी है, वो है हाफ एम वी नॉट स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि जो एनर्जी होगी वो हो जाएगी हमारी हाफ एम वी नॉट स्क्वायर। अब क्या कर रहे हैं कि अगर हम यहाँ पे सेकंड लॉ लगा देते हैं मोशन का, तो हमने पढ़ा था कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एक्ट करती है इस डायरेक्शन में। तो यहाँ पर अभी हमने फ्री बॉडी डायग्राम भी पढ़ा इसका, तो यहाँ पे लग रही होगी एम वी स्क्वायर ओवर आर। तो एम वी नॉट स्क्वायर ओवर आर है यहाँ पे एल। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के कारण जो फोर्स लग रही होगी, सेंट्रीपिटल फोर्स, वो लग रही होगी इस डायरेक्शन में। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि टेंशन माइनस एम जी, टेंशन एट पॉइंट ए माइनस एम जी हो जाएगा हमारा एम वी नॉट स्क्वायर ओवर एल। ये आ गई हमारी न्यूटन सेकंड लॉ से इक्वेशन, फोर्सेस को बैलेंस करने के बाद। अब ये तो हो गई हमारी कि टेंशन जो एक्ट कर रही है स्ट्रिंग पर पॉइंट ए पर, लेकिन जैसे जैसे वो हाईएस्ट पॉइंट की तरफ बढ़ रही है पॉइंट सी पर, उस समय स्ट्रिंग में क्या आ गया, एक स्लैक आ गया। तो जो टेंशन थी पॉइंट सी पे वो उस समय क्या हो गई, जीरो हो गई। तो अगर हम उस समय देखें कि एनर्जी क्या होगी सी पॉइंट पर, तो एनर्जी एट सी, ये एनर्जी एट ए थी, तो वो हो जाएगी, कुछ वेलोसिटी होगी उसके पास लेट से वी सी, तो हाफ एम वी सी स्क्वायर प्लस, और इतनी हाइट पर पहुंचने के बाद कितना डिस्टेंस हो गया टोटल, यहाँ पे एल और यहाँ पे एल, तो 2L डिस्टेंस पर है। तो बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी mg और 2L। तो इस तरीके से हम इसे लिख सकते हैं। तो ये आ गया हमारे पास वो एनर्जी जब ये पॉइंट सी पर थी। अब कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी अभी हमने पढ़ लिया है। और अगर हम यहाँ पे एक और चीज देखें तो इस समय टीसी तो हो गया जीरो, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एक्ट कर रही होगी अंदर की तरफ इस डायरेक्शन में, तो वो लग रही होगी हमारी एम वी सी स्क्वायर ओवर एल। तो इस केस में अगर हम देखें, अप्लाई करते हैं सेकंड लॉ, तो हो जाएगा एम जी इज इक्वल टू
mvc²/L। बस फोर्सेस को बैलेंस कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। तो यहाँ से भी एक वीसी में एक इक्वेशन आ गई, ये हमारे पास एनर्जी आ चुकी है। तो अब हम अगर इक्वेशन ऑफ एनर्जी को देखें जो पॉइंट ए पर लग रही है, तो हम वहाँ से उससे कह सकते हैं ये इस वाले फॉर्मूले को लगा करके कि एनर्जी हो जाएगी उस केस में हमारी 5/2। अगर मैं mv²/m² ये जो L लिखा हुआ है इसकी वैल्यू जस्ट मैं इस वाली इक्वेशन में पुट कर देता हूँ, उस केस की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर जो इक्वेशन आएगी वो आ जाएगी 5/2 mgl। इस तरीके से यहाँ पे एनर्जी की वैल्यू आ चुकी है जो पॉइंट सी पर एक्ट कर रही है, या फिर बोलें पॉइंट ए पर भी यही एनर्जी एक्ट कर रही होगी। और हम इसे इक्वेट कर सकते हैं किसके, इस वाली एनर्जी के इक्वल, क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है तो एनर्जी इक्वल हो जाएंगी यहाँ पे। तो यहाँ पे ये टर्म इक्वल हो जाएगी 12mv0² के इक्वल। तो v0 की वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करेंगे यहाँ से आ जाएगी √5gl। सो क्वेश्चन में हमसे सबसे पहले v0 निकालने के लिए बोला गया था, वो हमने निकाल लिया है। सो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। हाँ जागृति। सर मुझे ये सर ये mv0²/L कैसे आपने निकाला, एक बार रिपीट कर दीजिएगा। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जब हम देख रहे थे वो कितनी आई थी हमारे पास, v²/r आ रही थी, और फोर्स कितनी होती है, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो अगर हम सेंट्रीपिटल फोर्स देखें तो वो जाएगी मास इनटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। मास है, एक्सेलरेशन ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हो रही थी हमारे पास v²/r। रेडियस यहाँ पे l गिवन है हमें, तो ये हो जाएगा इस तरीके से। v वेलोसिटी जो है वो वेलोसिटी पॉइंट सी पर निकाल रहे थे, इस वजह से ये आ गया mvc²/L सेंट्रीपिटल फोर्स। ओके एंड एंड सर यहाँ टीसी टेंशन टीसी 0 क्यों आएगा, कैसे? क्योंकि जब वो स्ट्रिंग स्लैक कर गई है, स्ट्रिंग जब टाइट थी वो टेंशन के कारण ही थी, लेकिन अब जब स्ट्रिंग टाइट ही नहीं रही, स्लैक करने का मतलब होता है कि वो वहां पे जाके ढीली पड़ गई एकदम से और नीचे की तरफ गिरने लगी। तो उस केस में क्या हुआ कि जो टेंशन है वो हमारी जीरो हो गई, जो स्ट्रिंग को टाइट करके रखी हुई थी वो जीरो हो गई उस केस में। जैसे क्वेश्चन में यहाँ लिखा भी हुआ है कि completes a semicircle trajectory in the vertical plane with the string becoming slack only on reaching the topmost point C। तो जैसे ही वो सी पर पहुंचती है वो तुरंत नीचे की तरफ गिरती है। तो उस केस में वहां पे जो टेंशन की वैल्यू है सी पॉइंट पर वो हो जाती है 0। ये याद रखना है कि जब भी स्ट्रिंग जिस केस में भी स्लैक कर रही होगी उस केस में जो फोर्स स्ट्रिंग को टाइट कर रखती है उसके वहां पे 0 हो जाती है। कोई भी क्वेश्चन मैकेनिक्स का जब हम सॉल्व करते हैं तो उसका फ्री बॉडी डायग्राम आपको बनाना आना चाहिए, और हमेशा इक्वेशंस बनाइए फ्री बॉडी डायग्राम पे, पहली चीज। सेकंड स्टेप होता है एनर्जी जो है हमेशा कंजर्व रहती है, वो प्रिंसिपल लगाइए, ठीक है। और जो फ्री बॉडी डायग्राम है उससे फोर्स की बैलेंसिंग निकल के आती है। तो उनसे जो हमारी इक्वेशंस बनती हैं वो इन जनरल नंबर ऑफ इक्वेशंस और नंबर ऑफ वेरिएबल्स इक्वल होते हैं, और उनसे हम वेरिएबल्स का आंसर निकालते हैं। ये फंडामेंटल रूल होता है फिजिक्स में कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करने का। समझ में आया? ओके, हमेशा फ्री बॉडी डायग्राम बनाइए। जैसे अभी प्रॉब्लम है आपके सामने, इस प्रॉब्लम में आप क्या करेंगे, पॉइंट ए है तो पॉइंट ए पे देखिए कोई भी ऑब्जेक्ट है उसकी अपनी एक स्टेट होगी, तो उसका फ्री बॉडी डायग्राम निकालेंगे। फ्री बॉडी डायग्राम के लिए क्या निकालेंगे, कौन कौन सी फोर्सेस इस पे एक्ट कर रही हैं। तो पॉइंट ए पे कौन कौन सी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, एक टेंशन है, करेक्ट है, एक उसका वेट है, करेक्ट है, और एक उसका क्या है, एक्सेलरेशन है, जिसकी वजह से एक और फोर्स लग रही है। ऐसी पॉइंट बी पे और ऐसी पॉइंट सी पे। तो इस प्रिंसिपल को लेके जब भी आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे मैकेनिक्स का, तो वो क्वेश्चन आराम से आप सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि इस पूरे क्वेश्चन में आप देखिए कहीं पर भी एक भी ऐसा प्रिंसिपल नहीं लगा है जो कॉन्सेप्ट के बाहर हो। ओके तो अभी अगर हम देखें वेलोसिटी ऑफ सी की अगर हम बात करें, तो वो अगर मैं यहाँ से निकालूंगा इस जगह से, तो वेलोसिटी ऑफ सी भी आ जाएगी मेरे पास एट पॉइंट सी, वो आ जाएगी हमारे पास √/gl। तो ये आ गई वेलोसिटी ऑफ सी। तो वेलोसिटी एट पॉइंट इनिशियल जो ए पे लग रही थी वो आ गई, वेलोसिटी एट सी आ गई।
सेकंड पे हमें निकालना था इस रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी एट बी एंड सी। तो काइनेटिक एनर्जी के लिए हमारे पास वेलोसिटीज होनी चाहिए दोनों पॉइंट पर, बी पर भी सी पर भी। सी पर वेलोसिटी आ चुकी है, बी पर हम निकाल लेंगे। वही सेम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वहां पर लगाएंगे। तो अगर हम देखें बी पॉइंट पर, तो बी पॉइंट पर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाते हैं। सो एनर्जी एट बी पॉइंट कितनी हो जाएगी, हाफ एम वी बी स्क्वायर, लेट से कुछ वेलोसिटी होगी। और अगर पोटेंशियल एनर्जी देखें तो रेफरेंस प्लेन, रेफरेंस हमने ये लिया है, तो यहाँ से एल डिस्टेंस की दूरी पर है वो। सो यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी वो जाएगी एम जी इंटू एल, इस तरीके से। और इसे हम कंजर्व कर देंगे इस एनर्जी को किसी भी इक्वेशन के साथ। लेट से मैं ए के साथ अगर इसे कंजर्व करता हूँ तो वहां पे लगा दूंगा हाफ एम वी नॉट स्क्वायर के इक्वल है ये, क्योंकि ये ई के इक्वल हो जाएगी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से। अगर हम यहाँ से भी सॉल्व करेंगे तो ये इक्वल हो जाएगा वी बी की वैल्यू यहाँ से आएगी। अगर मैं वी नॉट को इधर रख देता हूँ तो ये रूट ओवर 3GL, इस तरीके से हमारे पास वी बी की वैल्यू आ गई, वी सी की वैल्यू आ गई। रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी अपॉन बी अपॉन काइनेटिक एनर्जी ऑफ सी हमें निकालना था। तो ये हो जाएगा हाफ एम वी बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय हाफ एम वी सी स्क्वायर। सो ये आ जाएगा हमारे पास 3/1। सो ये हमारा सेकंड पार्ट सॉल्व हो गया। सो अब हमसे पूछा गया है कि पॉइंट सी पर अगर वो वहाँ पे पहुंची है तो ट्रेजेक्टरी क्या होगी बॉब की। तो अब टेंशन सी तो हो चुकी है हमारे पास 0, और वेलोसिटी सी पॉइंट पर है हमारी इस डायरेक्शन में। वेलोसिटी एट सी हमारी इस डायरेक्शन में। तो अगर हम यहाँ पे अगर स्ट्रिंग को कट कर देंगे, जैसे स्ट्रिंग स्लैग हो गई है, तो ऑब्वियसली ये कुछ इस डायरेक्शन में आके नीचे गिर जाएगी, है ना। तो ये बेसिकली प्रोजेक्टाइल मोशन फॉलो करेगी यहाँ पे। तो जो ट्रेजेक्टरी की बात हुई थी, तो हम कह सकते हैं कि ये प्रोजेक्टाइल मोशन फॉलो करते हुए एक नीचे आ जाएगी बस। सो हम नेक्स्ट टॉपिक पर मूव करते हैं, जो कि है द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ स्प्रिंग। स्प्रिंग हमने बहुत शुरुआत में पढ़ा था बेसिक कंसेप्ट में। तो स्प्रिंग फोर्स के बारे में भी हमने पढ़ा था, जो कि थी हमारे पास माइनस ऑफ के इंटू एक्स। नेगेटिव साइन इसलिए था क्योंकि यहाँ पे जब हम कोई भी लेट से वॉल है, यहाँ पे स्प्रिंग कुछ अटैच्ड है और इससे हमारा कुछ मास अटैच्ड है। तो जब भी मैं इस पर कुछ इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा था, तो जो स्प्रिंग फोर्स थी वो हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करती है, इधर वाली साइड। वो हमेशा इस ऑब्जेक्ट को खींचने की कोशिश करती है। तो इस वजह से जो नेगेटिव साइन है वो यहाँ पर आता है कि अगर फोर्स यहाँ पे हम पॉजिटिव ले रहे हैं तो ऑब्वियसली अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए नेगेटिव साइन यहाँ पर आ जाता है। कि यहाँ पर स्प्रिंग कांस्टेंट होता है और x यहाँ पर होता है डिस्प्लेसमेंट, कि ये अपनी स्टेबल पोजीशन से हमने इसे कितनी डिस्प्लेसमेंट इसको दिया और कितनी स्प्रिंग कांस्टेंट जनरली गिवन होता है या फिर हमें निकालना होता है डिस्प्लेसमेंट। तो अगर ये इनिशियली कुछ पोजीशन यहाँ पे था x नॉट, फाइनल पोजीशन अगर ये कुछ यहाँ पे आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा इसका xf माइनस x नॉट, ये डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। तो ये हमारे पास होती है स्प्रिंग फोर्स। और हम बोलते हैं अगर हमारे पास जो k की वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा बड़ी आ जाती है, k बहुत लार्ज होता है, तो हम बोलते हैं कि जो स्प्रिंग है वो स्टिफ है। और अगर k की वैल्यू बहुत छोटी आ जाती है तो हम बोलते हैं स्प्रिंग जो है सॉफ्ट है। तो अगर k क्या है हमारा स्मॉल है तो हम बोलेंगे सॉफ्ट है स्प्रिंग। और अगर k की वैल्यू लार्ज है तो हम ये बोलते हैं कि जो स्प्रिंग है वो हमारी स्टिफ है, इस तरीके से। और यहाँ पर हम जैसे सिमिलर वर्क डन का फॉर्मूला हमारे पास आ गया था, तो अगर मैं वर्क डन बाय स्प्रिंग निकालूंगा, सो वो होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। और हम लेट से 0 डिस्टेंस से कुछ फाइनल डिस्टेंस xm तक मूव कर रहे हैं, तो इंटीग्रेट करने के बाद यहाँ पर जो फोर्स थे वो आ जाती kx dx। नेगेटिव साइन यहाँ पे बाहर आ जाएगा, 0 से xm हो गया ये। और यहाँ पर अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस ऑफ हाफ के एक्स स्क्वायर, के एक्स एम स्क्वायर। एम यहाँ पर फाइनल पोजीशन है जहाँ पर हमने किसी भी स्प्रिंग के ब्लॉक को डिस्प्लेस किया है। लेट से अगर यहाँ पे ओरिजिन था एक्स नॉट की वैल्यू, और ये जो फाइनल है एक्स एम है, इस तरीके से हम इसे डिनोट कर सकते हैं। सो अब हम लेट से कि अगर मैं किसी इनिशियल पोजीशन एक्स आई पर था और मुझे किसी फाइनल पोजीशन एक्स एफ तक स्प्रिंग को खींचना था, तो मैं वहाँ पे बोल रहा था कि जो वर्क डन की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी इंटीग्रेशन ऑफ माइनस ऑफ के एक्स डी एक्स। इनिशियल पोजिशन कुछ एक्स आई, फाइनल पोजिशन कुछ एक्स एफ, और ये आ जाएगा मेरे पास
माइनस ऑफ हाफ के, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस साइन इधर रहेगा, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ हाफ के एक्स एफ स्क्वायर, और इधर आएगा माइनस हाफ के एक्स आई स्क्वायर। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं, ये आ जाएगा हमारे पास हाफ के एक्स आई स्क्वायर माइनस हाफ के एक्स एफ स्क्वायर। तो इस तरीके से अगर कुछ इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन गिवन है, उस केस में भी वर्क डन इंटीग्रेट कर निकाल सकते हैं। और अगर लेट से मैं किसी इनिशियल पोजीशन एक्स आई पर हूँ और कुछ देर बाद जो स्प्रिंग है वो भी अपनी इनिशियल पोजीशन एक्स आई पर रिटर्न कर जाती है, यानी वापस आ जाती है इसी पोजीशन पर, तो अगर मैं उस केस में वर्क डन निकालूंगा तो वो आ जाएगा मेरा 0, क्योंकि जब मैं इसे इंटीग्रेट करूंगा तो एक्स आई इनिशियल में भी एक्स आई रखूंगा, फाइनल में भी एक्स आई रखूंगा, क्योंकि जो ब्लॉक है वो अपनी इनिशियल पोजीशन पर आ चुका है। तो उस केस में जो वर्क डन की वैल्यू आ जाएगी वो दोनों सब्ट्रैक्ट होने के बाद 0 हो जाएगा। अगर ऐसा केस हुआ तो हम बोल सकते हैं कि अगर एक साइक्लिक प्रोसेस है, साइक्लिक प्रोसेस मतलब कि जो अपनी जो पोजीशन है वो रिपीट हो रही है बाद में, इस तरीके से एक साइक्लिक प्रोसेस में अगर मैं इनिशियल पोजीशन यहाँ पे था तो एक साइकिल में घूमने के बाद मैं वापस से इसी पोजीशन पर आ गया। तो साइक्लिक प्रोसेस के अंदर जो वर्क डन की वैल्यू होती है स्प्रिंग के द्वारा वो होती है हमारी 0। सो वर्क डन बाय स्प्रिंग, और स्प्रिंग फोर्स हमारी कंजर्वेटिव फोर्स होती है, क्योंकि वो हमारी बस इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करती है, बीच में वो कौन सा पाथ फॉलो कर रही है उसके ऊपर डिपेंड नहीं करती। सर यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं लगेगा क्या जब हम इस अभी स्प्रिंग हम को फ्रिक्शन खींचेंगे तो अभी हम उसमें फ्रिक्शन को नेग्लिजिबल लेके चल रहे हैं, फ्रिक्शन यहाँ पे लगती है उस केस में भी, क्योंकि जिस डायरेक्शन में स्प्रिंग फोर्स लगती है उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स एक्ट करती है। वो वाला केस अभी हम पढ़ेंगे बाद में। अभी हम इस केस में बस यही लेके चल रहे हैं कि फ्रिक्शन यहाँ पर एब्सेंट है। हम टाइम को भी कंसिडर नहीं करें कि भाई कितने टाइम में स्प्रिंग वापस से अपनी इनिशियल पोजीशन पर वापस आ रही है, कितने टाइम पीरियड में वो अपनी मैक्सिमम वेलोसिटी अचीव कर रही है, हम ये भी अभी डिस्कस नहीं कर रहे हैं। और फ्रिक्शन की अगर बात करें तो फ्रिक्शन नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होती है और स्प्रिंग फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है। तो बहुत सारे प्रिंसिपल जो यहाँ पे एक्ट कर सकते हैं, क्वेश्चन में आपको गिवन रहेगा कि फ्रिक्शन यहाँ पर 0 है या फिर फ्रिक्शन है। तो अगर फ्रिक्शन 0 है तो कुछ प्रिंसिपल्स यहाँ पे एक्ट कर सकते हैं जो भी कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए अप्लाई होते हैं, और जो नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए अप्लाई होते हैं वो वाले प्रिंसिपल हम फ्रिक्शन वाले केस में यूज करेंगे। सो बेसिकली यहाँ पे एक डायग्राम गिवन है एनर्जीज के बीच में। तो अगर हम किसी अपनी फाइनल पोजीशन पर पहुंच चुके हैं एक्सएम, जो अगर जैसे कुछ ब्लॉक है यहाँ पे, तो स्प्रिंग की कुछ इनिशियल पोजीशन होगी, जो ब्लॉक यहाँ पे एम रखा हुआ है, तो ये अगर इसकी इनिशियल पोजीशन है एक्स नॉट, अगर हम इसे फोर्स देंगे कुछ इस डायरेक्शन में तो लेट्स से अपनी फाइनल पोजीशन जो मैक्सिमम पोजीशन जो ये अचीव कर सकता है एक्सएम, वो यहाँ पे पहुंच गया। कुछ समय बाद ये इस पोजीशन पे भी आएगा कि कुछ ब्लॉक जो है ये इधर वाली साइड आएगा, क्योंकि स्प्रिंग कंप्रेस भी होती है, तो कुछ माइनस एक्सएम भी पहुंचेगा, यानी डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव डायरेक्शन में भी होगा। तो अगर हम उस केस में ग्राफ को डिस्कस करेंगे कि एनर्जी के इस केस में ग्राफ कैसा आएगा, तो अगर मैं एक्सएम की बात करूं तो एक्सएम पर जो काइनेटिक एनर्जी है वो तो है हमारी 0, और इसके पास इस समय पोटेंशियल एनर्जी भरी हुई है। तो पोटेंशियल एनर्जी एक्सएम पर मैक्सिमम है और काइनेटिक एनर्जी है 0। जैसे जैसे ये हम अपनी पिछली पोजीशन पर मूव करने लगते हैं उस केस में काइनेटिक एनर्जी धीरे धीरे इंक्रीज करती है। तो जैसे जैसे हम पीछे मूव कर रहे हैं तो काइनेटिक एनर्जी धीरे धीरे इंक्रीज करती है, और वो एक टाइम पर जब अपनी इनिशियल पोजीशन पर होती है, यानी कि जब उसमें एक्स जो होता है वो 0 हो जाता है, डिस्प्लेसमेंट 0 होता है, उस केस में वो अपनी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी पे होती है, और उस केस पर जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो हो जाती है 0। लेकिन जैसे जैसे फिर वो माइनस एक्सएम की तरफ बढ़ती है तो फिर से काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज करने लगती है और पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करते करते माइनस एक्सएम पर मैक्सिमम हो जाती है। सो ये ग्राफ है, लेकिन इस ग्राफ से हमें ये पता चलता है कि जो टोटल इनका सम आएगा काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का, जो टोटल एनर्जी का सम आएगा वो हमेशा कांस्टेंट होगा, और वो यहाँ पे शो भी कर रखा है। तो इसलिए एनर्जी हमेशा कंजर्व्ड रहेगी कंजर्वेटिव फोर्स के केस में। लेकिन अगर यहाँ पे फ्रिक्शन भी एक्ट कर जाता तो उस समय जो फोर्सेज होती वो वहाँ पे नॉन कंजर्वेटिव एक्ट कर रही होती, और हम वो एनर्जी का कंजर्वेशन वाला प्रिंसिपल नहीं लगा सकते थे। उस केस में हम वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई करते हैं, जो कि जितनी भी फोर्सेज के द्वारा जो वर्क डन है वो इक्वल होता है हमारा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के। उस केस में वो वाला प्रिंसिपल अप्लाई होता है अगर नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेज होती हैं। जैसे फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन एक्ट करेगा तो उस केस में हम वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएंगे और ये एनर्जी कंजर्वेशन नहीं लगाएंगे। तो ये आपको देखना पड़ेगा कि फोर्स कंजर्वेटिव है या कंजर्वेटिव नहीं है, उसके बाद ही आप वो प्रिंसिपल लगाओगे।
अब पता कैसे चलता है फोर्स कंजर्वेटिव है या नहीं, तो वो भी हमने देखा कि अगर फोर्सेस जो है फाइनल पोजीशन और बस इनिशियल पोजीशन पर डिपेंड करती हैं तो वो होती है कंजर्वेटिव फोर्स, लेकिन अगर जो भी पाथ फॉलोड है उसके ऊपर भी डिपेंड करती है वो फोर्स, तो वो होती है नॉन कंजर्वेटिव। अब जैसे फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन डिपेंड करेगा कौन से पाथ से आप जा रहे हो, क्योंकि किसी पाथ पर हो सकता है फ्रिक्शन की वैल्यू मैक्सिमम हो, किसी पाथ पर फ्रिक्शन की वैल्यू 0 हो सकती है, तो इसलिए वो डिपेंड करेगा उसके ऊपर। तो बस आज की क्लास इतनी ही रखते हैं।